हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम समाजवाद के विपक्ष में अध्ययन करेंगे। इससे पहले तक हम समाजवाद की अवधारणा के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके अलावा इसके संबंध में जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं समाजवाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के, उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। समाजवाद के सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम समाजवाद के विपक्ष में तर्क देंगे। और मैंने अपने पूर्व के लेक्चर में कहा था कि समाजवाद एक बहुत लोकप्रिय शब्द है। यद्यपि समाजवाद आज के युग का सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत है और विश्व के लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में समाजवाद की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यक्तिवादी विचारक समाजवाद की कटु आलोचना करते हैं। आलोचकों के इसी क्रम में हर्नशा ने यहाँ तक कहा है, समाजवाद की ओर आकृष्ट होने वाले केवल दो ही वर्ग हैं। समाजवाद की ओर आकृष्ट होने वाले केवल दो ही वर्ग हैं, एक है सनकी वर्ग और दूसरा है अपराधी वर्ग। एक सनकी वर्ग है और दूसरा अपराधी वर्ग है। यद्यपि हर्नशा का यह कथन किसी रूप में सही नहीं है, किंतु समाजवाद के विरोध में जो तर्क दिए गए हैं आज उसी का हम अध्ययन करेंगे। तो समाजवाद के विपक्ष में आज हम तर्क देंगे। तो समाजवाद के विपक्ष में तर्क जो प्रस्तुत किए गए हैं वो तर्क कौन से हैं? पहला तर्क है, सर्वसत्तावादी राज्य अनुचित है। सर्वसत्तावादी राज्य अनुचित है। दूसरी बात यहाँ पर आलोचना के रूप में या विपक्ष के तर्क के रूप में क्या दी गई है? उत्पादन की गति धीमी हो जाती है। तीसरा जो तर्क दिया गया है वो तर्क कौन सा है? अलोकतंत्रीय है समाजवादी विचारधारा और यह स्वतंत्रता का विरोध करती है। इसके अलावा समाजवाद के विपक्ष में या विरोध में जो दूसरा तर्क है वो है, प्रतियोगिता के अभाव में उपभोक्ताओं को हानि होती है, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा होती है तो अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपभोक्ताओं को मिलती हैं, सस्ती कीमतों पर मिलती हैं। फिर समाजवाद के अन्यायपूर्ण होने की काफी ज्यादा संभावना है, ये बात भी आलोचकों के द्वारा की गई है। अब देखना यह है कि इन आलोचनाओं में या विरोध में जो तर्क दिए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। इसके बाद समाजवाद अपवयी विचारधारा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जितने विचारक हैं समाजवाद के, उतनी ही प्रकार की विचारधाराएं या विचार या तर्क जो है वो समाजवाद के संबंध में हमें पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद समाजवाद में मानव का नैतिक शोषण होने की संभावना है। अब कितना सच है जब हम अध्ययन करेंगे तब बात करेंगे। और सबसे आखिर में कि जब राज्य के पास में, सरकार के पास में सारी शक्तियां आ जाती हैं, उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो जाता है, सरकार का पूरी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, तो उस समय नौकरशाही जो है वो बलवती हो जाती है, मतलब शक्तिशाली हो जाती है और वो शक्ति पाकर क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। तो आज हमारे सामने जो अध्ययन के लिए विषय है वो क्या है? समाजवाद के विपक्ष में तर्क, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोफेसर हर्नशा ने क्या कहा है यहाँ पर, समाजवाद जो है वो, उसके बारे में हर्नशा ने क्या कहा कि समाजवाद की ओर केवल दो ही वर्ग आकर्षित होते हैं, एक सनकी वर्ग है और दूसरा अपराधी वर्ग है। तो अब ये बात कितनी सही है, इसका हम जब अध्ययन करेंगे विपक्ष में, और जब हम अगले लेक्चर में विपक्ष की जगह पक्ष में जब हम तर्क देंगे समाजवाद के बारे में, तो हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो जो पहला है इसमें विरोध में जो तर्क है या विपक्ष में जो तर्क है वो है, सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना हो जाती है जो कि अनुचित है। आलोचकों ने कहा है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था राज्य की इच्छा पर निर्भर हो जाती है, और उत्पादन और वितरण के लिए राज्य अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के आर्थिक ढांचे पर पूर्ण रूप से नियंत्रण सरकार का स्थापित हो जाता है, और जो राज्य स्थापित होता है वो क्या होता है? सर्वसत्तावादी राज्य। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब सरकार का आर्थिक व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा तो श्रमिकों के श्रम का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तो राज्य को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समाजवादी विचारक बना देते हैं, जिसके कारण समाजवाद की आलोचना करने का मौका आलोचकों को मिल जाता है। इसके बाद उत्पादन की गति मंद होने का तर्क जो है वो दिया गया, उत्पादन की गति मंद होगी ऐसा तर्क जो है वो दिया गया है, जो भी समाजवाद की आलोचना करते हैं या विपक्ष में तर्क देते हैं। देखिए क्या कहा गया कि सबका काम किसी का काम नहीं होता, सबका काम किसी का काम नहीं होता, अर्थात जो वस्तु सबकी होती है उसकी कोई भी परवाह नहीं करता। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक उद्योगपति, प्रत्येक पूंजीपति अपने लाभ की प्राप्ति के लिए क्या करता है?
अधिक से अधिक उत्पादन करने की चेष्टा करता है। वो चाहता है कि मानवीय क्षमताओं का जितना अधिक से अधिक प्रयोग हो और उससे जितना अधिक उत्पादन हो उतना उसके लिए हितकर रहेगा। जब इस तरह की भावना होती है तो न सिर्फ पूंजीपति का लाभ होता है बल्कि जो समाज होता है उससे भी अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है। और जब अतिरिक्त उत्पादन होगा और हमारे देश में या संबंधित देश में जब उस उत्पादन की खपत नहीं होगी तो उसका हम निर्यात करेंगे। तो इस तरह की बात कही गई है कि समाजवाद में सबका काम किसी का भी काम नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उद्योग के साथ व्यक्ति विशेष की लाभ हानि का प्रश्न जुड़ा हुआ होता है। अतः वह उद्योगपति उत्पादन की मात्रा तथा श्रेष्ठता बढ़ाने का प्रयत्न करता है। मतलब मैंने कहा कि जब इंडिविजुअल बेनिफिट की जब हम बात करेंगे तो व्यक्ति निश्चित रूप से अधिक उत्पादन के लिए प्रयास करेगा, अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करेगा, अपने चातुर्य का प्रयोग करेगा, अच्छा प्रबंध करेगा। लेकिन समाजवाद में क्या होता है कि सबका काम किसी का काम नहीं होता है। सबकी वस्तु जो है वो सबकी, जब कोई भी वस्तु जो है वो सबकी समान रूप से होती है तो उसकी कोई भी परवाह नहीं करता। मनुष्य सूझबूझ से कार्य करे और नवीन उद्योगों में प्रवृत्त हो, इस बात के लिए समाजवादी व्यवस्था में कोई प्रेरणा नहीं मिलती। समाजवाद में बुद्धिमानों, परिश्रमियों और योग्य व्यक्तियों की स्थिति मूर्खों, आलसियों और अयोग्य व्यक्तियों के समान होती है। मूर्खों, आलसियों और अयोग्य व्यक्तियों के समान होती है बुद्धिमानों की स्थिति। यानी जो अधिक काम करता है उसके काम का कोई भी महत्व नहीं होता और जो काम करता है उसकी सेहत के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर जैसे मैं अधिक काम कर रहा हूँ और दूसरा काम कर रहा है और मेरे अधिक काम करने का लाभ मुझे नहीं मिल रहा तो फिर मैं भी हतोत्साहित होऊंगा ज़्यादा काम करने के लिए। मैं सोचूंगा कि जब वो थोड़ा काम करके भी उतना ही वेतन प्राप्त कर रहा है जितना कि मैं ज़्यादा काम करके प्राप्त कर रहा हूँ तो उसमें मैं भी रुचि लेना बंद कर दूंगा। तो उत्पादन की गति अपने आप ही क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। और यहाँ पर विपक्ष में जो तर्क देते हैं उन्होंने क्या कहा है कि समाजवाद में बुद्धिमानों, परिश्रमियों और योग्य व्यक्तियों की जो स्थिति होती है वो मूर्खों और आलसियों के समान होती है। तो उत्पादन गति क्या होगी, मंद होगी। ऐसा तर्क जो है वो समाजवाद का विरोध करने वालों ने दिया है। तीसरी बात इसमें कि समाजवादी व्यवस्था लोकतंत्रीय और स्वतंत्रता विरोधी हो सकती है। ये इसलिए कहा गया है कि जब राज्य और सरकार के पास में उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर पूरा नियंत्रण होगा और राज्य आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी के कानून बनाएगा तो श्रमिकों के हितों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, श्रमिकों के श्रम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जो लाभ होगा वो व्यक्तिगत रूप से न तो उत्पादन करने वाले को मिलेगा और न श्रमिक को मिलेगा, बल्कि वो लाभ जब समाज की जेब में जाएगा तो इंडिविजुअली हम जो है वो हतोत्साहित होंगे अधिक उत्पादन करने के लिए, क्योंकि हम सोचेंगे कि हमें तो लाभ मिलने वाला है नहीं, इसका लाभ किसको मिलेगा, लास्ट में जाकर समाज को ही मिलेगा। तो मेरे कम काम करने और ज़्यादा काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस दृष्टि से समाजवाद को अलोकतंत्रीय और स्वतंत्रता विरोधी बताया गया और बताया गया कि व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से राज्य की अधीनता में चला जाता है, क्योंकि जब राज्य का आर्थिक व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण हो जाता है, समाज का उत्पादन के साधनों और वितरण पर पूरा नियंत्रण हो जाता है तो व्यक्ति पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में हो जाता है और उसकी स्वतंत्रता का पूरी तरह से अंत हो जाता है और वो उसका गुलाम बनकर रह जाता है, यूं कहना चाहिए। जैसे लिकॉक ने कहा कि समाजवाद के अंतर्गत स्वाधीनता का अंत हो जाएगा, एक चुने हुए स्वामी के शासन के अतिरिक्त वहां और कुछ नहीं होगा। श्रमिक को अपना कार्य करने के लिए आदेश मिलेगा और वह उसका पालन करेगा। तो जो आदेश मिलेगा श्रमिक को उसके हिसाब से वो काम करेगा। लाभ की तो कोई बात नहीं है, श्रमिक के हित की कोई बात ही नहीं है और उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। तो इसलिए क्या बताया गया, समाजवाद को अलोकतंत्रीय और स्वतंत्रता विरोधी बताया गया। फिर उसके बाद कहा गया कि जब प्रतियोगिताएं नहीं होंगी समाजवादी व्यवस्था में तो उससे उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर अधिकतम अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु नहीं मिलेगी और जब प्रतिस्पर्धा खत्म होगी तो वस्तुओं की गुणवत्ता का अंत हो जाएगा और इससे कहीं ना कहीं आखिर में जाकर नुकसान किसको होगा, उपभोक्ताओं को होगा। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण होगा किंतु उनका उपभोग व्यक्तिगत रहेगा। उत्पादन के क्षेत्र में सरकार को एकाधिकार प्राप्त होने के कारण सरकार जिस कीमत पर और जिस प्रकार की वस्तुएं बेचेगी उपभोक्ता को विवश होकर उन्हें खरीदना पड़ेगा। सरकार श्रेष्ठ प्रकार की वस्तुएं निर्मित करने के लिए भी कोई प्रेरणा नहीं देगी। इस प्रकार समाजवाद में उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा अहित होगा। तो जो वस्तुएं उपभोक्ताओं के सामने आएंगी वही वस्तुएं वो खरीदने के लिए भी मजबूर होंगे। गुणवत्ता की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, जैसी वस्तु मार्केट में आएगी वैसी वो वस्तु परचेज करेंगे।
फिर उसके बाद समाजवाद अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। अब अन्यायपूर्ण कैसे हो सकता है कि इसमें संदेह नहीं कि पूंजीवादी व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, लेकिन समाजवाद हर हालत में न्यायपूर्ण रहे यह भी जरूरी नहीं। यदि एक वर्ग विशेष धनवान बन सका है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उसके द्वारा अपने विवेक और परिश्रम का उचित उपयोग किया गया, किंतु समाजवाद उनके द्वारा न्यायोचित ढंग से अर्जित इस संपत्ति को छीनना चाहता है, जिसे किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक आदमी अधिक उत्पादन कर रहा है और दूसरा आदमी अपनी कम क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है और दोनों को बराबर वेतन मिल रहा है, तो मेरे अंदर जब अधिक काम करने की प्रेरणा है और उससे मैं अधिक उत्पादन का काम कर रहा हूँ और समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा रहा हूँ, तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है? क्योंकि मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं क्या हो जाऊंगा? हतोत्साहित हो जाऊंगा। और अगर काम करता रहता हूँ अपनी पूरी क्षमता के साथ में और दूसरा उसके बनिस्पत कम काम करता है, तो फिर यह क्या होगा? मेरे साथ में अन्यायपूर्ण होगा। तो यह जरूरी है कि जो व्यक्ति अधिक योग्य है, अधिक क्षमता के साथ में काम करता है, उत्पादन की गति को बढ़ाता है, तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जो समाजवाद में नहीं मिलता है, जिसके कारण उसे अन्यायपूर्ण बताया जाता है। अब देखिए अगला विरोध का बिंदु क्या है कि समाजवादी व्यवस्था अपव्ययी होती है। सामान्य अनुभव यह बताता है कि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक छोटे से कार्य करने के लिए अनेक कर्मचारी रखे जाते हैं, फिर भी कार्य कुशलता के साथ संपन्न नहीं होता। यदि कहीं काम निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है तो इस थोड़े से व्यक्ति थोड़े ही समय में कुशलता के साथ काम संपन्न कर लेते हैं। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि समाजवादी व्यवस्था के अंदर अपव्यय ज्यादा होता है। किसी भी छोटे काम को करने के लिए बहुत सारा सरकारी कर्मचारियों का जमावड़ा लगा लिया जाता है, फिर उन कर्मचारियों को वेतन भी देना पड़ता है। उनको छोटे छोटे कार्यों के लिए बहुत सारे कर्मचारी रख लिए जाते हैं। इसकी जगह इस काम को अगर निजी हाथों में दे दिया जाए या निजी क्षेत्र में उस काम को दे दिया जाए तो थोड़े से कर्मचारी थोड़े से समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ उस कार्य को संपन्न कर लेंगे। तो ये कहा गया समाजवादी व्यवस्था अपव्ययी इसलिए होती है क्योंकि नौकरशाही का विकास हो जाता है और नौकरशाही क्या हो जाती है? शक्तिशाली हो जाती है और सरकारी कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण समाजवादी व्यवस्था को क्या बताया गया? अपव्ययी बताया गया। यह भी विरोध में एक तर्क जो था वो आलोचकों के द्वारा दिया गया कि समाजवादी व्यवस्था क्या है? अपव्ययी है। फिर इसके बाद समाजवाद में मानव का नैतिक पतन होना संभव है, यह भी आलोचना की गई। जो विपक्ष में जो तर्क देते हैं वो आलोचकों के अनुसार समाजवाद का नैतिक स्तर बहुत अधिक निम्न है और इस विचारधारा को सत्य और न्याय के प्राकृतिक विचारों से रहित अवसरवादी और भौतिक विचारधारा कहा जा सकता है। समाजवादियों द्वारा श्रमिक और पूंजीपति के बीच किया गया घृणा और द्वेष का प्रचार नैतिक पतन का कारण होगा। यह भी कहा जा सकता है कि समाजवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य क्षेत्र की अधिक वृद्धि हो जाने से व्यक्तियों के स्वावलंबन, आरंभक और आत्मविश्वास के गुण नष्ट हो जाते हैं। अब नैतिक पतन मानव का किस प्रकार से होता है कि जो व्यक्ति होता है, एक तो वो प्रेरित नहीं हो पाता कि वो अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ में वो विकास करे। फिर दूसरा क्या है कि सरकार जो है वो श्रमिकों के हितों की उपेक्षा करती है, उनका शोषण करती है और श्रमिकों के हित का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। कहीं ना कहीं व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन होता है। तो एक प्रकार से जब व्यक्ति शोषित होता है, उसका शोषण होता है, तो उसका अपने आप में नैतिक पतन होना शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति को उसके कार्य का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और वो अपनी दैनिक जीवनचर्या को चलाने के लिए जो वेतन उसको प्राप्त होना चाहिए वो भी उसको नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं उसका नैतिक पतन जो है आवश्यक रूप से आरंभ हो जाता है। तो समाजवाद में व्यक्ति के नैतिक पतन की संभावनाएं जो है वो दिखाई देती हैं, यह विरोधियों ने या आलोचकों ने बताई हैं। तो समाजवाद के विपक्ष में जो तर्क बताए गए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त समाजवाद की भी अनेक आलोचनाएं हैं। आलोचकों के अनुसार समाजवादी व्यवस्था में पूंजीवाद के समान औद्योगिक अशांति रहती है। मतलब औद्योगिक अशांति की बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए कि एक तो मुझे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने की तो छूट है, लेकिन उस क्षमता का अतिरिक्त लाभ जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मेरे मन में अशांति बनी रहेगी। दूसरे और लोग जो अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखते हैं उनके मन में अशांति रहती है कि ज़्यादा काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कम काम करने वाला और ज़्यादा काम करने वाला दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं किया जा रहा। तो इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे पूंजीवाद में औद्योगिक अशांति होती है, समाजवाद में भी औद्योगिक अशांति बनी रहती है। आलोचक इसे मानव मनोवृत्ति के प्रतिकूल और यथार्थवादी विचारधारा भी कहते हैं और उनका कहना है कि समाजवाद परिवार जैसी स्वाभाविक, नैतिक और शाश्वत महत्व की संस्था का अंत कर देगा। मतलब समाजवाद के लिए वो कह रहा है कि परिवार का भी अंत कर देगा।
आलोचक ये भी कह रहे हैं कि समाजवाद जो है वो परिवार जैसी स्वाभाविक, नैतिक और शाश्वत महत्व की संस्था का भी अंत कर देगा। आलोचकों के अनुसार समाजवाद यथार्थवादी होने की अपेक्षा प्रचारात्मक अधिक है। मतलब जितना सार इसमें समाजवाद में होना चाहिए उतना सार नहीं है, ये केवल प्रचार की वस्तु बनकर रह गया है, ऐसा आलोचकों के द्वारा कहा गया है। तो आज हमने समाजवाद के विपक्ष में तर्क पढ़े हैं। देख लीजिए, समाजवाद के विपक्ष में तर्क मैंने बताए हैं आपको, ये सारे तर्क हैं जिनका आज हमने अध्ययन किया। अब इसके बाद में हम इन तर्कों की ये जो विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं इनके संबंध, इनमें कितनी सत्यता है इसकी जांच करेंगे जब हम पक्ष में तर्क पढ़ेंगे समाजवाद के बारे में।